हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सीबीएसई 10th बोर्ड का जो रिजल्ट है आ चुका है। बहुत लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, बहुत लोगों के कुछ कम रहे होंगे। किसी के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गए होंगे, किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा उससे कम आ गए होंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाई स्कूल का एग्जाम था, सभी लोगों ने मेहनत की, सभी लोगों ने दिया है। काफी कुछ चीजें, पहली बार बोर्ड का एग्जाम देता है स्टूडेंट कोई भी। अरे कक्षा 1 से लेके कक्षा 9 तक तो कोई बोर्ड का एग्जाम होता नहीं है। जो होता है वो 10th में ही होता है। 10th में ऑन द स्पॉट एक बार एक्सटर्नल एग्जामिनर, पेपर सेटर वगैरह सबको ये फेस करता है। लर्निंग फेस होता है। बहुत ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके अच्छे परसेंटेज आए हैं वो भी ठीक है, जिनके अच्छे परसेंटेज थोड़ा कम रह गए हैं एक्सपेक्टेशन से, वो लोग घबराएं मत। क्योंकि मेन जो उनकी टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग कही जाती है। देखिए इंजीनियरिंग की भाषा में टेस्टिंग बहुत बड़ी चीज होती है। कोई मटेरियल है, उस अगर वो अपनी टेस्टिंग में पास हो गया तो वो सरवाइव कर गया। आप लोगों को बता दे रहा हूँ, रिसर्च की दुनिया में 1000 स्टील के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लेबोरेटरी से टेस्टिंग में पास नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट में नहीं आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल था। तो जो आपका जो 11th और 12th, 10th के बाद जो लोग पास होके 11th 12th में गए हैं, ये उन लोगों का आगे की जो लाइफ है वो टेस्टिंग की लाइफ है। यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि कौन साइंस बैकग्राउंड में जाएगा। साइंस बैकग्राउंड के बाद कोई बीएससी करने चला जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में चला जाएगा, कोई आर्ट बैकग्राउंड में जाके बीए करेगा, कोई कॉमर्स ले लेगा, कॉमर्स लेने के बाद वो बीकॉम करेगा, एमकॉम करेगा। तो ये चीजें रहेंगी। तो यही है, ये टेस्टिंग का ईयर होता है 11th एंड 12th। तो जो लोग बेसिकली साइंस में आते हैं, तो साइंस में दो ब्रांचें चलेंगी हमारी। एक मैथ की ब्रांच चलेगी, एक केमिस्ट्री की ब्रांच चलेगी। उसमें दो सब्जेक्ट कॉमन होंगे, एक केमिस्ट्री कॉमन होगी, एक फिजिक्स कॉमन होगा। फिजिक्स सदाबहार सब्जेक्ट होता है। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर इंजीनियरिंग करने जा रहा है तो उसको फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब आपकी फिजिक्स से ही डील होती है। कहीं ना कहीं उसमें फिजिक्स का इम्प्लीमेंटेशन 11th 12th में आप जो पढ़े हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं आपको मिलता ही रहेगा। अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग से करने जा रहा है इंजीनियरिंग, तो फिर वो केमिस्ट्री का यूज करेगा। कोई बायोटेक्नोलॉजी से जा रहा है, बहुत सारी ब्रांच है, कोई फूड टेक्नोलॉजी से का जा रहा है, कोई टेक्सटाइल से जा रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मुझे बहुत कम आइडिया है इन सब बारे में। फूड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जो लोग बीटेक करते हैं, बहुत जगह है भी नहीं। जैसे एक यूपी में एचबीटीआई कानपुर में है, वहाँ पे आपको फूड टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की ब्रांचों से बीटेक होता है। और बहुत ज्यादा मुझे इसके बारे में और जानकारी नहीं, मगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएस, आईटी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारा बाहर ब्रांचें हैं। और आपको चाहे आईआईटी में, चाहे एनआईटी में, चाहे कोई भी स्टेट के जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें सब में मिल जाएंगे आपको। तो मेनली 10th के रिजल्ट के बाद जो हमारा टेस्टिंग ईयर होता है 11th एंड 12th, उसमें हमें, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक बायो ब्रांच चलेंगी। तो देखिए बायो ब्रांच वालों को अल्टीमेटली वो 11th 12th में बायो लेते हैं, उसके बाद वो बीएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद एमएससी करते हैं। एक ब्रांच तो ये हो गई। दूसरी ब्रांच ये होती है कि वो लोग नीट की तैयारी करते हैं। नीट की तैयारी करके वो लोग मेडिकल एग्जाम देते हैं, उसमें मेडिकल में अपीयर होते हैं, उसके बाद एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। एक हो गए आपके साइंस बैकग्राउंड में जो मैथ की ब्रांच लेते हैं, वो बीएससी करने जाते हैं कुछ लोग।
बीटेक करने के लिए चले जाते हैं। प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अगर कोई बीटेक करना चाहता है तो उसको आईआईटी एडवांस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, जैसे आपके आईआईटी बॉम्बे हो गए, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, मद्रास, ये सब प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। ठीक है। एनआईटियां भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एनआईटियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज भी दे रही हैं। तो मेनली हमारा फोकस ये है कि अब हम आगे की जो हमारा टेस्टिंग ईयर है इसमें हमें फोकस क्या करना है। फोकस करना है हमें बस 3 सब्जेक्टों पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है। बायो के मेडिकल बैकग्राउंड वालों को इन 3 सब्जेक्ट, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ वालों को मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इन्हीं 3 सब्जेक्ट पीसीएम और पीसीबी, इन्हीं दोनों पे 3 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन, इसी पे फोकस करना। अब मेरा मेन फोकस जो है, क्योंकि मैं मोस्टली फिजिक्स से ही इंटरेक्ट होता हूँ और फिजिक्स ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल पे। बहुत सारी मैंने उस पे लेक्चर भी डाले हैं, कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। ये चीजें मैंने किया है उस पे, और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं फिजिक्स पूरी पढ़ा के जाऊंगा इस चैनल पे। ठीक है। तो फिजिक्स पे बात करते हैं, तो देखिए बायो से जो होता है वो बायो उसको बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ती है, क्योंकि बॉटनी, जूलॉजी इतनी ब्रॉड हो जाती है कि वो फिजिक्स पे बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता। दूसरी बात यह है कि फिजिक्स कहीं ना कहीं मैथ से कोरिलेट करती है, क्योंकि मैथ के बहुत सारे फार्मूले जो हैं फिजिक्स में यूज होते हैं डायरेक्टली, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब चीजें, वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए जो भी चीजें होती हैं, कहीं कहीं फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैथमेटिकल फंक्शन में करके उसमें टोटल मैथ का ही एप्लीकेशन कर लेता है। जैसे डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालिए, वेलोसिटी निकालिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, कहीं फोर्स दे दिया, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में आपका वेरिएशन कर दिया, तो उसमें डिफरेंशिएट करके मोमेंटम निकाल ली, ये सब चीजें होती है। तो मैथ का एप्लीकेशन होता है, मगर बायो वाले लोग मैथ से थोड़ा कट जाते हैं, इसलिए फिजिक्स में बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होने लगती है। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हमें डे टू डे, बायो के केस में फिजिक्स हमें डे टू डे पढ़नी है, कम से कम मिनिमम 3 घंटा। अगर आप कोई कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल जाते हैं वो अलग चीज हो गई, अदरवाइज 3 घंटा प्रैक्टिस आपको फिजिक्स की करनी है, जिसमें आपको रिवीजन करना है, आगे के चैप्टर को धीरे धीरे बढ़ाना है, और साथ में फिजिक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा सॉल्व करने हैं, क्योंकि फिजिक्स का जो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रक्रिया है ना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हुई चली जाती है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। दूसरी बात, जो मैथ बैकग्राउंड के लोग हैं उन लोगों को मैथ प्रियोरिटी पर लेके चलनी है, फिजिक्स साथ में लेके चलना है, मगर उनको ये दिक्कत नहीं होगी कि कहीं डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दिया जाए, कहीं इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया जाए, कहीं फंक्शन करने के लिए बोल दिया जाए, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी मैथ में ये सब चीजें सीखते हुए चले जाएंगे, फिजिक्स में उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा फिजिक्स का जो भी था, पढ़ने की चीजें, तरीके, वो सब चीजें मैंने बताया। अब 10th 12th के रिजल्ट, 10th का जो रिजल्ट आया इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके कम परसेंटेज आए हैं उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जिसके बहुत ज्यादा आ गए उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी 60% वाला भी आगे चल के 12th में 80-90% फोड़ता है, और साथ में किसी इंट्रेंस को भी निकालता है, और अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लेता है। और 90% वाले को भी मैंने देखा है, 90% वाले लोग जाके हाई स्कूल में 90% लाते हैं, और उसके बाद 12th में 60% पे आ जाते हैं, ना कोई एग्जाम निकलता है, ना किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। तो परसेंटेज इसमें बहुत मैटर नहीं करता है, बस आप जिस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, बस उतना ही एनफ है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। मेन जरूरत है 12th के बाद जिस एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं, जो आपका
डिसाइड करने वाला है, अगला भविष्य आपका डिसाइड करेगा। आप इंजीनियरिंग में ले रहे हैं तो आप आगे चल के इंजीनियर बनेंगे, आप मेडिकल में ले रहे हैं तो आगे चल के आप डॉक्टर बनेंगे। तो असली भविष्य जो आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं उस पे निर्भर करता है, और उसी पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। तो बस मैं यही कहूंगा कि जितना परसेंटेज आ चुका है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो सीधे सीधे आप तैयारी में जुट जाइए और तैयारी करिए। मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।